स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों कहते हैं अगर राइट डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं पता हो तो चढ़ता हुआ सूरज ढलता हुआ दिखाई देने लग पड़ता है। इसलिए यूपीएससी आईएएस जैसे बड़े एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे एग्जाम को एक तरीके से हमने अप्रोच करना है, कैसे इस एग्जाम को टैकल करना है। इस चीज़ में स्टार्टिंग में बहुत सारे सवाल आते हैं और आपके उन बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी तैयारी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लें वो डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। उसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सो वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे मौजूद है। यहाँ ज्वाइन करके मैं इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कंटेंट इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार भी साबित होता है। इसी के साथ साथ हेयर आई एम ऑन इंस्टाग्राम, इस QR कोड को स्कैन करके और इंस्टाग्राम पे hello.chandan sharma फाइंड करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हैविंग सेड दैट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोचिंग की रेलिवेंस है भी या नहीं। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल तो आता है कि मैं कोचिंग करूं या सेल्फ स्टडी से मेरा काम बन सकता है। तो देखो दोस्तों, एग्जाम क्लियर करने वाले तो सेल्फ स्टडी से भी कर लेते हैं एंड देयर इज नथिंग बेटर थिंग देन सेल्फ स्टडी। अच्छी बात है, अगर सेल्फ स्टडी से होता है बहुत अच्छी बात है। बट दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग आम आदमी हैं, ठीक है, आम इंसान है। वी आर एवरेज पीपल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। कुछ विरले लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, दे आर शार्प माइंडेड, बहुत तेज ब्रेन होते हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को पिक करने में सेकंड्स भी नहीं लगाते, तो उनको तो दिक्कत नहीं आती। दूसरा, उनके घर में से किसी ने एग्जाम क्लियर किया होता है या इस एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है, उसकी गाइडेंस उनको मिलती रहती है। तो इसमें ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है कि कोचिंग की जरूरत इतनी नहीं पड़ी। बट जहां तक आप और मेरे जैसे लोगों का सवाल है, वहां पे हम नॉर्मल हमारा ब्रेन वर्क करता है, हम चीज़ें पकड़ते हैं नॉर्मल टाइम लगा के, हम चीज़ें भूलते भी हैं, तो रिटेंशन में भी दिक्कत आती है जैसे सभी को आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अप्रोच सही लगाने की ज़रूरत है। ऊपर से काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे हम एस्पिरेंट्स में हमारे घर से किसी की ऐसे गाइडेंस मिलती नहीं है इतनी। ठीक है, किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बस एक ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि बच्चा कलेक्टर बन जाए, SSP बन जाए, DM बन जाए, कमिश्नर बन जाए। राइट, तो उस केस में एक सही अप्रोच दिखाने वाले कोचिंग होते हैं। ठीक है, कोचिंग की मदद से आप एक सही अप्रोच, एक सही स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये दरअसल इस तरह से है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, या तो आपके घर से कोई ऑलरेडी उस रास्ते को तय करके गया हो तो वो डायरेक्शन बता देगा, या फिर किसी एक्सपर्ट को आप फ़ोन करेंगे, उससे रास्ता पूछेंगे तो वो बता देगा कि ये सड़क बन रही है, यहाँ से सड़क टूटी हुई है, इस चौक से लोगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे। और अल्टीमेटली देखो, गाड़ी तो आपकी है, ठीक है, चलानी आप ही को है। राइट, कोचिंग क्या करती है, वो आपको गाइडेंस दे देती है, आपको डायरेक्शन दिखा सकती है और अच्छा कंटेंट दे सकती है, जिसकी पढ़ाई आपको खुद करनी है और उसको अच्छे से पढ़ के आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल बनता है कि आप कोचिंग किस मोड से लें, किस माध्यम से लें, किस मीडियम से कोचिंग लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 पैरामीटर्स हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। पहला पैरामीटर है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, यानी कि क्या आप वर्किंग हैं, आर यू अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्या आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि ना आप पढ़ाई स्टूडेंट हैं, बेसिकली किसी कॉलेज वगैरह में नहीं है, ना आप वर्किंग है, आप पूरा समय अपनी UPSC की तैयारी को दे सकते हैं, स्टेट्स की तैयारी को दे सकते हैं, सिविल्स की। तो इस केस में पहले 2 सिचुएशंस में समय की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, समय लिमिटेड होता है और जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसमें ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती। कई बार काम के चक्कर में, काम के सिलसिले में, काम ज़रूरी है, जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसमें कई बार हम क्लासेस नहीं भी लगा पाते, तो उनको एक्सेस करना, उसमें क्या कराया था क्या नहीं कराया था, इसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है कि टर्मिनल एग्जाम्स आ गए तो क्लासेस नहीं लगा सकते, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। फुल टाइम वालों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती, बट हाँ, फुल टाइम वालों के साथ भी कुछ और इश्यूज हैं जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। तो करंट सिचुएशन में वर्किंग और स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि ये ऑनलाइन कोचिंग की तरफ अगर जाएंगे तो इनको फायदा होगा ज़्यादा, और फुल टाइम वाले ऑनलाइन ऑफलाइन फिलहाल इनके लिए इक्वल है। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे फुल टाइम स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उसकी जानकारी इनको मिल सकती है। ठीक है, फुल टाइम वालों के लिए ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत अच्छा एक मीडियम बन सकती है। आपकी लोकेशन, कहाँ पे आप स्थित हैं,
माना गया है कि दिल्ली को यूपीएससी का मक्का माना जाता है, यूपीएससी का हब माना जाता है, और अलग अलग स्टेट्स में एक स्पॉट्स हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में चंडीगढ़ एक स्पॉट है, चंडीगढ़ एक हब है जहाँ पे सिविल्स की कोचिंग मिल जाती है ऑफलाइन। ठीक है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनऊ में कोचिंग मिल जाती है, बिहार में पटना में मिल जाती है। तो जनरली स्टेट्स की कैपिटल के पास अगर आप रहते हैं या दिल्ली में अगर रहते हैं तो तब भी आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े अलग शहर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अमृतसर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पटियाला में रहते हैं, तो वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर्स इतने अच्छे मौजूद नहीं हैं। आपको एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी फैकल्टी टीम नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये लोकेशन की प्रॉब्लम की वजह से आपको एक कॉन्स्ट्रेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन सेंटर लोकेशन आपकी थोड़ी दूर है, पटियाला या इस तरह के जगह पे है, अमृतसर, पटियाला, लेट्स से कोई और गोरखपुर में है, तो आपको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। अगर शिफ्ट करना ही है तो कहा जाता है कि फिर क्या पटना क्या इलाहाबाद, आप दिल्ली ही जाओ जहाँ पे सारे कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर आते हैं खर्चे। ठीक है, खर्चे होते हैं और भी बहुत से इश्यूज आते हैं, यही हमारा अगला पॉइंट बनता है। अगर आपको शिफ्ट करना पड़ता है तो आपके फाइनेंसेस बनता है तीसरा पैरामीटर। ठीक है, इस पैरामीटर में सबसे पहले तो आपकी कोचिंग की फीस, दूसरी चीज आपका जो रहोगे जहां पे वहां रेंट, इसके बाद फूड एंड अदर अलाउंस, इस पे आपके खर्चे आएंगे। इन खर्चों के बारे में सोच कर ही डिसीजन लेना। ठीक है, कई बार हम करते हैं कि हम शिफ्ट हो जाते हैं, इवन फुल टाइम स्टूडेंट्स शिफ्ट तो हो जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली जाके उनके पेरेंट्स का हार्ड अर्न्ड मनी जो उन्हें दिया जाता है तैयारी के लिए, वो चाय और सुट्टा बार में जाके धुएं में फूंक दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर दिल्ली जा रहे हो तो सिंसियरली तैयारी करना। ठीक है, एंड अगर ये कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, ठीक है, फीस, कोचिंग फीस में ऑफलाइन की जनरली ज़्यादा रहती है। ठीक है, ऑफलाइन की फीस ये ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन कोचिंग इज मच मोर अफोर्डेबल। ठीक है, इसके बाद रेंट आपको ऑफलाइन में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फूड और बाकी खर्चा भी ऑफलाइन अगर जाओगे, अलग शहर में जाओगे, सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। आने जाने का खर्चा, कपड़े धुलवाओगे उसका खर्चा, प्रेस होंगे उसका खर्चा, खाना खाओगे उसका खर्चा, रेंट का खर्चा, फिर घर पे भी बीच बीच में ट्रैवल करोगे उसका खर्चा, हर चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, तो फाइनेंसेस के मामले में यहाँ ऑनलाइन कोचिंग आपको एक अफोर्डेबल मीडियम प्रोवाइड करती है टू गेन नॉलेज। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी बेसिक नेचर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कोचिंग सूट कर सकती है। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, आपकी लोकेशन से आप अगर शिफ्ट भी कर सकते हो, फाइनेंसेस भी मैनेज हो जाएंगे आपकी, लेकिन बेसिक नेचर अकेले रहने की है। आपको भीड़ नहीं पसंद। भीड़ का मतलब, कुछ बच्चे होते हैं कि वो एकांत में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ग्रुप स्टडीज में वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पता लगता है कि जिनको वो पढ़ा रहे थे या जिनके साथ पढ़ रहे थे उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपके खराब हो गए, है ना। तो ये चीज एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो यहाँ पे आपकी बेसिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसके बारे में आप ही जानते हैं। तो अगर आप एकांत प्रिय हैं, ठीक है, अगर आप एकांत प्रिय हैं तो आपको ऑनलाइन कोचिंग में ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप पीयर स्टडीज में बिलीव करते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस, पीयर स्टडीज के साथ इस सब में बिलीव करते हैं, ठीक है, अगर पीयर स्टडीज आपका माध्यम है, पीयर स्टडीज की तरह की आपकी नेचर है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चे डिविएट हो जाते हैं। वो पीयर ग्रुप बनता है, ठीक है, उसमें युवा लोग होते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों होते हैं, तो अल्टीमेटली पता लगता है कि वो एग्जाम की तैयारी वाला ग्रुप ना बन के मैट्रिमोनियल ग्रुप बन गया। ठीक है, आई एम अवेयर ऑफ सच ग्रुप्स जो मेरी तैयारी के टाइम पर बने थे, और आज की डेट में मुझे उन सारे ग्रुप्स, वो जो ग्रुप बना था उन सब लोगों की शादियों के कार्ड आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ हो रही हैं उनकी शादियाँ। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं IAS का ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं हो पाया, बट कुछ और ही हो गया। तो ये भी कई बार डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। तो इस चीज़ से भी बचने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी संगति कैसी है, क्योंकि संगत का ही हम पर रंग चढ़ने वाला है। ठीक है, तो ऑफलाइन में पीयर स्टडीज अगर आप इसको स्ट्रेंथ बना सकते हो, एक डिसिप्लिन्ड फ्रेंड सर्कल रख सकते हो, उस केस में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये पीयर ग्रुप सीरियस ग्रुप हो तो बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आपको थोड़ी स्ट्रेंथ बता सकता हूं, और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सूट क्या करता है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो पीयर लर्निंग का एक मोड रहता है। आप अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपके आसपास लोग पढ़ रहे हैं, 4 जने पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, नींद उड़ जाएगी।
ठीक है, ये मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो पीयर लर्निंग का स्कोप रहता है। दूसरा, क्लास में फैकल्टी आपके सामने होता है, इंटरैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल फिजिकली वहां पे बैठ के भी आप रिलेटिवली ऐसा माना गया कि कई बार इंसान थोड़ा सा ज्यादा सीख लेते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग की ये कुछ स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन इसके अब नुकसान क्या है? नुकसान है कि इट इज एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं इसमें। अगर आपको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे शहर तो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। आपको खाने की टेंशन होती है, ठीक है, आपको रेंट की टेंशन होगी। ठीक है, अगर रेंट जहां दे रहे हो वहां पे लाउड म्यूजिक किसी ने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो जो नेबरहुड है आपका उसकी भी फिक्र होगी। इसके अलावा जब हम घर से दूर रहते हैं तो बड़ी सारे इश्यूज आते हैं जो दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों मुख्य चीजें हैं जो ऑफलाइन में प्रॉब्लम कर सकती हैं। अगर ये मैनेज हो जाती हैं तो ऑफलाइन इज गुड। अगर मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, आपकी नेचर ऐसी नहीं है कि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसे करें, तो देन इट इज नॉट दैट रिकमेंडेड। ऑनलाइन कोचिंग का फायदा क्या है? ऑनलाइन कोचिंग में सबसे पहले तो ये अफोर्डेबल ज्यादा है। ठीक है, दूसरा, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस रहता है, तो कभी कोई लेक्चर आपका मिस भी हो गया तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। दूसरा, अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग लाइव कोर्सेज ऑफर करती है तो इट इज एज गुड एज कि फैकल्टी आपके सामने ही है। ठीक है, लाइव कोर्सेज में भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन वहां पे हो पाती है, राइट। और इन्हीं के साथ साथ आपका जो मटेरियल है वो सेव्ड रहता है, नोट्स अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मीडियम से पीडीएफ्स की फॉर्म में, राइट। तो ये कुछ फायदे रहते हैं। जो इसका नुकसान है वो ये हो सकता है कि आप क्योंकि खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको अपना कंपटीशन कई बार दिखेगा नहीं, तो हो सकता है ये मोटिवेशन पे कभी कभी इंपैक्ट डाल दे। ठीक है, इसमें एक और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि क्योंकि आप अपने घर पर रहेंगे तो घर में ना आपको खाने की टेंशन होगी, आपका कमरा भी साफ हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें हैं फैमिली अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होता है, तो यहां पे फोकस आपका बेटर होता है ऑनलाइन कोचिंग में। और अगर आपको पीयर लर्निंग इतनी अच्छी पसंद नहीं है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर पीयर लर्निंग में आप विश्वास रखते हैं तो यहां पे थोड़ा सा आप कुछ वैक्यूम फील कर सकते हैं। बट आजकल बहुत से ऑनलाइन कोचिंग में क्या है, ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, कुछ मंथन सेशंस रख लेते हैं, कुछ चर्चा सेशंस हो जाते हैं जहां पर ग्रुप डिस्कशन के एक हफ्ता रख दिया जाता है, एक हफ्ते में एक दिन रख दिया जाता है जहां पे ग्रुप डिस्कशन से पीयर लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहां पे ऑनलाइन कोचिंग के थोड़े ज्यादा एडवांटेजेस, चेंजिंग टाइम्स में ज्यादा एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में एक प्रॉब्लम आती है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि कई बार क्या होता है कि अगर पीयर अच्छा ना मिले तो डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, और एक्सपेंसिव फूड का खर्चा और बाकी सारी चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये चीजें समझोगे तभी आप अपना डिसीजन सही ले पाओगे। अब आपको ये समझना है कि क्या, अब यूपीएससी की नेचर को समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको कंपैरिजन पता लग गया है। ठीक है, ऑफलाइन एक पर्टिकुलर नेचर के बच्चों को सूट करता है, ऑनलाइन एक पर्टिकुलर नेचर के बच्चों को सूट करता है, और आपकी करंट सिचुएशन, फाइनेंसेस, ये डिसाइड करता है। इसी के साथ साथ अब यूपीएससी की नेचर को समझते हैं और इसमें हमें समझना है कि बेसिकली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए टू विन दिस एग्जाम, टू क्रैक दिस एग्जाम। अब यूपीएससी जो है ना वो एक सिंगल एग्जाम नहीं है। ठीक है, यूपीएससी इज नॉट अ सिंगल एग्जाम। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और 3 स्टेजेस काफी डिफरेंट है आपस में। ठीक है, देयर इज प्रीलिम्स, देयर इज मेंस एंड देयर इज इंटरव्यू। प्रीलिम्स को क्रैक करने की जो अप्रोच है इट इज वेरी डिफरेंट, मेंस की डिफरेंट है और इंटरव्यू की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, 2 एग्जाम आते हैं, जनरल स्टडीज एंड सीसैट, दोनों 200 नंबर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करें और सही उनका आंसर मार्क करें। ठीक है, और डेप्थ इतनी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए होती। ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आती हैं तो तुक्के लगा के, तिगड़म लगा के, एलिमिनेशन करके आप स्मार्टली अगर खेलें तो प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है। मेंस में कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, और प्रीलिम्स में सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने ही होगा। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, उन्हीं में से कोई आंसर है। ठीक है, मेंस में चीजें अलग हैं। मेंस में आपको हाथों से आंसर, उत्तर बनाना होगा, लगभग 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में, और एक दिन में ऐसे को अगर छोड़ दें
तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पहले दिन होता है एसे, अगले दिन GS1 GS2, उसके अगले दिन GS3 GS4, उसके बाद मिलती है थोड़ी सी राहत छुट्टी, और उसके बाद क्या होता है आपका ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2 एंड लैंग्वेजेस के फिर पेपर होते हैं, हिंदी या कोई भी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो यहाँ पे आपको जब आंसर्स लिखने हैं, आपको टिक नहीं मारना, आपको खुद अपने विचार व्यक्त करने हैं ऑन द पेपर इन राइटिंग। उसकी अप्रोच अलग रहती है, और इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो ये सारी अप्रोच, तीनों एग्जाम्स की अप्रोच, तीनों स्टेजेस की अप्रोच अलग है, जिसकी वजह से ये एक एग्जाम, इसको मदर ऑफ ऑल एग्जाम भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्टेजेस डाइवर्सिफाइड सी हैं। ठीक है, ये डाइवर्सिफाइड स्टेजेस को टैकल करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सही समय पर अपनी अप्रोच को सही रखें। ठीक है, तो इसमें जो स्टेजेस हैं वो किस तरह की हैं, इनको हम पूरे प्रोसेस को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये स्टेजेस इस तरीके से हैं कि मान लीजिए आपका प्रीलिम्स अगले साल है, तो लगभग अभी 1 साल या उससे ज्यादा समय बाकी है, यानी कि एटलीस्ट 1 ईयर तो है, एटलीस्ट 1 साल है आपके आने वाले प्रीलिम्स में। तो यहां पे आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि आप अपनी एनसीईआरटीज को कवर कर लें, जो बेसिक टेक्स्ट बुक होती हैं, जैसे कि बिपिन चंद्र हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, शंकर गणेश की बुक इकोनॉमी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक, बिल्कुल प्रिसाइज है, प्रीलिम्स अच्छे से हैंडल हो जाता है। तो बेसिक टेक्स्ट बुक्स आपको इस समय पर फॉलो करनी चाहिए जब 1 साल या उससे ज्यादा का समय है आपके पास अगले प्रीलिम्स के लिए। इसी में आपकी अपने ऑप्शनल्स की तैयारी भी होगी, और ऑप्शनल का सही डिसीजन लेना। आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ अगर लिंक करके ऑप्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वहां बात नहीं बनती तो आप ह्यूमैनिटीज रिलेटेड ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल को डिसाइड करने से पहले मैं हमेशा सलाह दूंगा कि एक बार उसके पिछले साल के प्रश्नों को देखिए, अगर सॉल्व्ड मिलते हैं तो वो देखिए, उनकी सॉल्यूशंस भी देखिए। वो सॉल्यूशंस पढ़ के, उन क्वेश्चंस को देख के आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या उस सब्जेक्ट के बारे में आप समझ पाएंगे या नहीं। अगर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है और जो सॉल्व्ड सॉल्यूशंस हैं वो आप समझ पा रहे हैं तो आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं। लेकिन अगर पता ही नहीं लग रहा है ये क्या बोल रहा है, फिर वो ऑप्शन से दूरी बनाए रखने की ही सलाह दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करते हैं उसमें ये अप्रोच फॉलो करें। कोशिश करें कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, बट कई बार इश्यूज उसमें भी आते हैं कि उसकी कोचिंग नहीं मिलती, सलाह नहीं मिल पाती, गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो हम पबमैट, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये सारे ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन को भी इसी समय पर हमें तैयार करना है। ठीक है, जितना जल्दी ये करेंगे उतना हमारा बेस तैयार हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, क्योंकि हम इसको डिले नहीं कर सकते। अगर हम जून तक की मान लो वेट करते हैं कई बार, ठीक है जून में भी मैनेज हो सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मार्च अप्रैल में या जनवरी से ही अगर आप शुरुआत कर देते हो, क्योंकि अगले साल जून में पेपर है, जनवरी से शुरू कर दिया तो चीजें जल्दी हो जाती हैं। इसी के साथ साथ जब एनसीईआरटी बेसिक बुक्स पे आपकी एक अच्छी ग्रिप हो गई कि मान लो 3 कोर सब्जेक्ट्स आपने कवर कर दिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी मान लो, ठीक है, तो आपका बेस एक स्ट्रांग हो गया। अब आपको करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी कब से शुरू करें। जनरली उनके सवाल उनका ये नहीं होता कि कब से शुरू करें, सवाल उनका ये होता है कि पेपर में करंट अफेयर्स कब से कब तक पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं होती कि नोटिफिकेशन में ही नहीं तो ये लिख देते कि इस डेट के बाद के करंट अफेयर्स हैं, उससे पहले के करंट अफेयर्स पास्ट अफेयर्स हैं। ऐसा होता नहीं है। तो करंट अफेयर्स आपको तब पढ़ने शुरू कर देने चाहिए या सीरियस हो जाना चाहिए जब आप उसके साथ लिंक बना दें। लिंक तब बनता है जब ये बेसिक चीजें हो जाएं। इनको करोगे तो ये समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो सही टाइम है करंट अफेयर्स करने का। हाँ, इनके साथ साथ आप कैजुअल रीडिंग शुरू कर दो। कोई मंथली कंपाइलेशन ले लो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज आती है, उसको अभी से, आज से ही आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उसमें जिस तरीके से हम करंट अफेयर्स को तोड़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे आपको आपकी आने वाली जर्नी में जो अप्रोच फॉलो करनी है करंट अफेयर्स की, वो अप्रोच समझ लग जाएगी। ठीक है, रोजाना लगभग 1 घंटे की क्लास होती है, तो उसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को तोड़ते हैं और समझते हैं, एंड उससे हमें काफी क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, सो ये करंट अफेयर्स मतलब जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज देखना, आपको पता लग जाएगा कि एक करंट अफेयर्स को अप्रोच करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसी के साथ मैं जरूर सलाह दूंगा कि कोई मंथली कंपाइलेशन फॉलो कर लो। मार्केट में बहुत सारी मंथली कंपाइलेशंस मौजूद हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के फ्री पीडीएफ्स भी ऑनलाइन मिलते हैं। तो जो मंथली कंपाइलेशन आपको अच्छी लग रही है, आप उसको समझ पा रहे हैं, कनेक्ट बना पा रहे हैं और आपके मस्तिष्क में वो सारी बातें जा रही हैं,
तो वो फॉलो कर लो, ठीक है। एज सच ये पिन पॉइंट करके नहीं कहा जा सकता कि पेपर यहाँ से आया था, पेपर वहाँ से आया था। एग्जाम जब क्रैक होता है तो सभी सेंटर, सभी कोचिंग सेंटर्स क्लेम करते हैं कि हमारी मंथली कंपाइलेशन से आया, और वो अपनी जगह हर कोई सही भी है, क्योंकि सब मेहनत करते हैं और वो अपनी कंपाइलेशन को अच्छा बनाते हैं। तो बहुत ऑलमोस्ट सभी कंपाइलेशन में से एग्जाम्स के क्वेश्चंस हिट होते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि किसका स्ट्रक्चर आपको सही लगता है, कि कोई मंथली कंपाइलेशन सिर्फ ऐसे ऐसे है, कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को बोरिंग लग सकती है। कुछ मंथली कंपाइलेशन में फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, डायग्राम्स बनाई होंगी, जिससे चीज़ें अच्छे से समझ लगती हैं, आप इसको फॉलो कर लो। फिर कोई तीसरी होगी जिसमें क्या होगा, इन दोनों का मिश्रण होगा, आप उसको फॉलो कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी मंथली कंपाइलेशंस अच्छी हैं, कोई में किसी में ऐसे कमी नहीं है, 19-20 का फर्क होता है बस, ठीक है। इसके बाद जब जनवरी आ जाएगा अगले साल का 2024 का, ये अब क्रिटिकल टाइम शुरू हो गया है। लगभग 1 महीने में या हफ्ते 10 दिन में 31 जनवरी तक बेसिकली आपका प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस टाइम के ऊपर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा का पूरा ध्यान अपना प्रीलिम्स के ऊपर दें। यहाँ पे आपकी जो तैयारी होगी इंटीग्रेटेड होगी। यहाँ पे आप एमसीक्यूज के हिसाब से भी फैक्ट्स को समझेंगे और आंसर राइटिंग के हिसाब से भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एक बेस तैयार होगा। असली आंसर्स आपके प्रीलिम्स के बाद जो लिखोगे ना, दे विल बी बेस्ट आंसर्स। यहाँ पे शुरू कर दो, डर के मारे ये नहीं कि पेन ही नहीं उठाया, शुरू कर दो। असली आंसर्स यहां पे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप चीजों को इंटरलिंक करना सीख जाते हैं, और इंटरलिंकेज के साथ जो आंसर लिखेंगे वो कई गुना अच्छे होंगे एज कंपेयर टू कि जस्ट एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था, एक ही चैप्टर पढ़ा था, उसका आंसर लिख दिया, राइट। तो ये चीज है, यहां पे मैं यही बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेटेड तैयारी यहां पे है। यहां पे अब इंटीग्रेटेड तैयारी मत करना। इस स्टेज के ऊपर आपको एथिक्स नहीं पढ़ना, एससी की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऑप्शंस को अब ब्रेक लगा सकते हो, ऑप्शंस पे जितना हो गया ठीक है, बाकी प्रीलिम्स के बाद देख सकते हैं, ठीक है। पूरा जोर प्रीलिम्स पे लगाओ। इसका रीजन है कि लगभग 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, इनमें से सिर्फ 13,000 ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, यानी कि 5,87,000 बच्चे पहले ही राउंड में बाहर। ताकि ये चीज ना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 5-6 महीने पहले से पूरा जोर प्रीलिम्स पे लगा दो, ठीक है। इसमें आपको अब जो भी चीजें पढ़नी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के हिसाब से पढ़नी है कि सवाल कैसा आ सकता है, ठीक है। उतनी डेप्थ में जाना है, बल्कि डेप्थ एक डिसेंट डेप्थ रख के एम्बिट ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मंथली कंपाइलेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसकी जो नोट्स की फॉर्म, आपके नोट्स जो बने होंगे उसमें फैक्चुअल चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर हो। यहाँ पे अगर इस स्टेज पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस स्टेज पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, अगर एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की ना एक कला होती है, अगर वो कला नहीं आती तो दिक्कत आती है। तो एक टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज में एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट मिलता है आपको, आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि एग्जाम से पहले, एग्जाम में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या फॉलो करना चाहिए अप्रोच, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से आपको ये पता लगेगा कि जितना मैंने पढ़ा है उसको यूज कैसे करूंगा टू सॉल्व द एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये अप्रोच यहां पे फॉलो करनी चाहिए। और जब भी टेस्ट सीरीज फॉलो करो तो 3 टैग रूल का इस्तेमाल करो, जिसका मतलब ये है कि आपने अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है कि आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल पता है 100% यही आंसर है, ऐसे होंगे कई क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं पता होंगे, ठीक है। अगर ये पता होने चाहिए थे, ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी देख के पता लग जाएगा सोल्यूशन कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये मुझे पता होना चाहिए था, तो फिर इसको रिवाइज कर लो और अपने नोट्स में डाल लो। फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका लगेगा कि ये पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, ये डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं कि एक ऑप्शन हट गई, दो रह गई, ठीक है। तो इसमें आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि इसमें भी अटेम्प्ट करो, फिर देखो कि जो क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या मैंने जो एलिमिनेशन की थी वो सही थी, और फिर जो 2 बची ऑप्शंस में से मैंने ए या बी में से ए को चुना, ए सही निकला, क्यों चुना ए को, बी को क्यों नहीं चुना, और अगर वो लॉजिक सही था ग्रेट, वो थॉट प्रोसेस लॉजिक सही होना चाहिए, और अगर वो गलत था तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे ऐसी क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता होती जिससे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था या कर सकती थी। तो उस केस में आपका क्या होगा कि जो इसमें से गलत भी हो गए हैं, रिपीटेड प्रैक्टिस और रिपीटेडली इसको फॉलो करके आप अपनी अप्रोच सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इन क्वेश्चंस को इस तरफ और फिर इन क्वेश्चंस को इस तरफ लेके आना है, तो आपका अटेम्प्ट मैक्सिमम हो जाएगा, प्रीलिम्स क्रैक होने के अच्छे खासे चांसेस हो जाएंगे। इस टाइम पे आपको बल्कि बुक्स जो पहले कभी पढ़ी ही नहीं उनको अवॉइड करना चाहिए, तो कंसाइज बुक्स पढ़नी चाहिए, और ऐसी कंसाइज बुक्स में अगर जरूरत पड़े तो आपको कोई क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन इवन ज्वाइन क्रैश कोर्स जहां पे प्रीलिम स्पेसिफिक चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो एक साल में जितनी आपने पढ़ाई की है वो कंसोलिडेट हो जाती है। कंसोलिडेट का मतलब कि आपका मेंस के हिसाब से जो फैला हुआ है अब वो प्रीलिम्स के हिसाब से एक ही जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है
ठीक है, इसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तब आपको अपने माइंडसेट से पहले तो बाहर निकलना है, प्री के हैंगओवर से बाहर निकलना है। अब आंसर राइटिंग होगी। यहां पे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो जो आपको दिया जा रहा था वो आप कंज्यूम कर रहे हो। यहां पर अप्रोच उल्टी है। यहां पर करंट अफेयर्स के कई लोग प्रिंट निकालने शुरू कर देते हैं कि सारे के सारी चीजें पढ़ लो, वो होगा, ऐसा नहीं होता। यहां पे आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं मुद्दे। आप देखोगे सिलेबस, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर निकालोगे डायमेंशंस, थीम्स निकालोगे जिन पर सवाल बने थे, जिन पर सवाल बने थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस था तो रीऑर्गेनाइजेशन पर सवाल बना था, ग्रीन रेवोल्यूशन पर सवाल बना था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आप तैयार करोगे कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसमें क्या हुआ, इसके फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए, आगे क्या किया जा सकता है। आज ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात हो रही है, वो क्या है, उसमें क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे फ्लो चलेगा। ये तैयार करो। ये खुद से तैयार किया जा सकता है पर थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। ये तैयार करके सवाल जैसा मर्जी आ जाए, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप कई तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, राइट। ये चीज यहां पे एडवांटेज देती है। इसी तरीके से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे या अदरवाइज, तो आपको पता लगेगा कि स्पेस के ऊपर टेलीस्कोप पे कई बार आ जाता है, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई आई है उसके प्रिंसिपल पर सवाल आ जाता है। तो आप क्या देखोगे कि करंट अफेयर्स को देखोगे, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझोगे। मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है, उसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, ये क्या करती है, क्या फायदे हैं इसके, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, अभी इसको डेवलप करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या इसको सप्लीमेंट कर रही है नहीं, तो इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये न्यूज़पेपर के किसी एक आर्टिकल में नहीं मिलेंगे, ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच अलग है। यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन को पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उससे बात बन सकती है करंट अफेयर्स की। बुक्स पढ़ी, रिवाइज की, टेस्ट दिया, उससे बात बन गई। यहाँ पे आपको खुद से A4 शीट के ऊपर, एक एक A4 शीट के ऊपर एक एक मुद्दा तैयार करना है प्रिसाइज फॉर्मेट में, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले फटाफट रिवाइज हो सके। तो अप्रोच अलग है। यहाँ पे आपको कोई अगर मेंटोर इन पर्सन मिल जाए, उसका फायदा रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको पीयर लर्निंग का भी फायदा मिल सकता है, ठीक है। यानी प्री क्लियर करने के बाद ऑफलाइन की थोड़ी सी रेलेवेंस बढ़ जाती है, ठीक है। प्री क्लियर करने के बाद अगर फैकल्टी के साथ फिजिकली आप क्लासरूम्स में हैं तो फायदा मिलता है। और अगर प्री क्लियर करने के बाद आपके भी पीयर्स ऐसे हैं जो प्री कर चुके हैं क्लियर, तो वहां पे जो पीयर्स की प्रॉब्लम थी कि डिस्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें, वो नहीं होंगी। ये सीरियस लोग हैं, 19-20 का फर्क है बस। ये भी क्रैक करने के लिए आए हैं, आप भी क्रैक करने के लिए आए हो, तो यहां पर भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। यहां पे ऑफलाइन का थोड़ा फायदा मिल सकता है, राइट। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज, ताकि सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, क्या इश्यूज आते हैं, कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैसे हैंड राइटिंग रखें, कैसे शीट को मैनेज करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ लिखते हैं, उनकी आंसर खत्म नहीं होता पर शीट खत्म हो जाती है, ठीक है। जगह लिमिटेड होती है यूपीएससी मेंस में, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो यहां पर वो सारी चीजें, उस अप्रोच से हमें चलना है। यानी कि ये स्टेज इस स्टेज से बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये क्लैरिटी है, ये 100% ये सत्य वचन है दोस्तों। ये स्टेज इस स्टेज से अलग है। यहां पे हम इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ प्रीलिम्स, यहां पे मेंस, यहां पे वो 1 ओनली 2 ओनली ऐसे नहीं होगा। यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे तिगड़म नहीं, यहां पे एक्चुअली गोली नहीं दे सकते आप। आपको जो सही है वो लिखना है, और जो पूछा गया है वो लिखना है। कई बार बच्चे क्वेश्चन आता है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, या डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चे आंसर लिखते हैं किसका, डिस्कस द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है तो इट इज मच मोर देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन बच्चे को आता है फंडामेंटल राइट्स, वो सारा फंडामेंटल राइट्स का आंसर लिख देता है। यूपीएससी नंबर देती है आधा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन कवर की। तो यहां पे अगर आपको आंसर्स आपकी इवैल्यूएट हो रहे हैं, आपको फीडबैक हाथ के हाथ मिल रहा है, तो फायदा मिलता है यहां पे, ठीक है। तो इसकी अप्रोच ये है। अगर प्रीलिम्स खुदा ना खास्ता अगर क्लियर नहीं होता, घबराना नहीं है। तैयारी आपने तब भी ऐसे करनी है जैसे आप देने वाले हैं, ठीक है। ताकि अगले साल अगर आपका प्री क्रैक होता है तो आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट में ना हो, बल्कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको वही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है कि जैसे मेरा प्रीलिम्स हो चुका है, और जब मेंस हो जाए, ठीक है, उसके 1 हफ्ते के गैप के बाद आप भी उस पेपर को वैसे ही करो जैसे बाकी लोगों ने किया था, ठीक है। और कई बच्चे इस स्टेज पे क्या होता है कि उनको 2-3 झटके लग जाते हैं प्रीलिम्स के। तो उस स्टेज में जब उनका प्री क्रैक होता है, उनके पास कोई क्लू नहीं होती कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में कोई सलाह देने वाला अगर पास हो तो बहुत फायदा मिल जाता है। एक पीयर ग्रुप पास हो
कि जिनकी उनकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ठीक है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, तो सबके एक्सपीरियंस से सीखा जा सकता है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी तैयारी में ढील नहीं देनी, आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद से लेके मेंस के टाइम तक वैसे भी ये समय मेंस की तैयारी का होता है, अगर आपने पिछले 1 साल में अपना बेस बना लिया है तो, ठीक है। और अगर मेंस का पेपर हो जाए, ठीक है, मेंस का पेपर देने के बाद आप थोड़ा सा 5-10 दिन का ब्रेक लेके, रेस्ट लेके, अब आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है। आपको डैफ भरना होगा, तो डैफ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी वीकनेस बन सकती है। मान लो कभी 12th में मार्क्स कम आ गई, या कॉलेज में एक बैक लग गई, ठीक है, या फिर मान लो कि जॉब थी पर छोड़ दी, तो क्या जवाब दें इसका, ये वीकनेसेस बन जाती हैं कई बार। लेकिन डैफ को अगर आप सही से एनालाइज करो, सोचो कि बोर्ड क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बोर्ड, और उसका जवाब की तैयारी करो, तो आप अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब साफ बोल दो कि हो सकता है कि किसी समय पर घर में किसी परेशानी की वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, बैक लग गई कॉलेज में, कि घर की जो समस्या थी वो मेरी प्रायोरिटी थी, पेपर तो मैं कभी भी कर लूंगा, एग्जामिनर खुश ही होगा, इंटरव्यू बोर्ड वाला, कि हाँ इस बंदे को अपनी जिम्मेदारी पता है, ठीक है। या अगर कुछ रीजन नहीं था, सिर्फ पथभ्रष्ट हो गए थे, क्लियरली बोलो सर आई डिड नॉट स्टडी, मैं खराब संगत में पढ़ गया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो गया दैट दिस इज नॉट गुड, और उससे मैंने सीखा ही है। ये डिपेंड करता है कि आप ये जवाब किस तरीके से देते हैं। इंटरव्यूअर उससे भी खुश हो जाएगा कि ऑनेस्टी है इसमें, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरी गलती थी, मैं पथभ्रष्ट हुआ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। बट वो जस्टिफाई करने का तरीका होता है कि कैसे हम मान लें कि आप सही रास्ते पर हैं, अब क्या पता फिर आपका रास्ता भटक जाए। तो ये तरीके होते हैं, यहाँ पे भी कोई सलाहकार आपको बताएगा कि कैसे जवाब देने हैं, उसका फायदा रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी डायनामिक पेपर है। ये सब बता के मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस चीज को समझ लोगे, अपनी तैयारी के विशाल सागर को अगर नदियों में डिवाइड कर दोगे, तो उस बहती हुई नदी में हाथ धोने आसान हो जाएंगे, ठीक है। कहने की फिगर ऑफ स्पीच है, बेसिकली आपने अपनी तैयारी को डिवाइड करना है और इस यूपीएससी एग्जाम को कॉन्कर करना है, ठीक है। इस अप्रोच से चलोगे तो फायदा रहेगा, राइट। तो राइट अप्रोच फॉर द राइट स्टेज आप फॉलो कर सकते हैं। और इस चीज में, ठीक है, कुछ दिक्कतें भी आती हैं बच्चों को, ठीक है। दिक्कतों में क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो एक काफी बड़ी काफी मतलब क्रिटिकल दिक्कत है, जो आप में से कई बच्चे फेस कर सकते हैं, वो दिक्कत है कंफ्यूजन की, ठीक है। कंफ्यूजन कैसी होती है कि जब प्री की स्टेज आती है तो कौन सी टेस्ट सीरीज लें, ठीक है, ये कंफ्यूजन आ गई। फिर क्रैश कोर्स लें, कौन सा लें, ठीक है। और सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देंगे कि जब क्रैश कोर्स में एनरोल करेंगे इतना समय ही नहीं होगा कि उस क्रैश कोर्स को ठीक से फॉलो किया जा सके, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगा तो लेंगे लेकिन एनालिसिस नहीं करेंगे, या एनालिसिस अगर करेंगे भी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए था, वो थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी नहीं होगी उनके पास, ठीक है। या तो इधर वीडियो सोल्यूशन अगर कहीं से मिल जाए तो बात और है, लेकिन अगर किसी तरीके से मतलब थॉट प्रोसेस नहीं ना पता लगे तो टेस्ट सीरीज में जाने का भी उतना फायदा नहीं मिल पाता। फायदा होता है, ऐसा नहीं जीरो फायदा है, फायदा होता है, लेकिन अगर कोई डिस्कस कर ले, ठीक है, तो उसका ज्यादा फायदा होता है, ठीक है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर मेंस की स्टेज में जैसे मैंने आपको बताया कि कई बच्चों को प्री में झटके लगे होते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करेंगे, ठीक है। या कई बच्चों को, और जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको वैसे नहीं पता होता मेंस में अब क्या करना है, और वो हैंगओवर में रहते हैं, वो अभी भी वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही याद करी जा रहे हैं, कांग्रेस के सेशन याद करी जाएंगे, गवर्नर जनरल के याद करी जाएंगे, जबकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे एनालिटिकल, कि विमेन का रोल बताओ फ्रीडम स्ट्रगल में, नॉन कोऑपरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में क्या अंतर था, और उसने किस तरीके से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को की डायरेक्शन को चेंज किया, महात्मा गांधी का क्या भूमिका थी, अगर महात्मा गांधी ना होते तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का क्या रूप होता, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच अलग होती है, तो अप्रोच का ना समझ पाना ये भी लोगों की प्रॉब्लम बन जाती है। फिर मेंस के टाइम पे देखो ऑफलाइन में जाना पड़ता है, मेंस के टाइम पे अगर इन पर्सन क्लासेस हम लेते हैं, इन पर्सन टेस्ट वहाँ बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं और उसकी डिस्कशन भी आमने सामने होती है, उसका फ़ायदा रहता है, ठीक है। फीडबैक थोड़ा जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिलती है, और उसमें अगर हमें अपनी जगह लोकेशन चेंज करनी पड़ती है तो वो एक्सपेंसेस आते हैं, खाने पीने के खर्चे की टेंशन होती है, और क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट भी करनी है, कपड़े धोना, खाना खाना, रूम सेट रखना ना, बहुत से होते हैं बछड़े, उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी बन सकती हैं कई बार, ठीक है। एक माहौल, आपको सही माहौल मिलना बड़ा जरूरी है, ठीक है, अगर ऑफलाइन जाते भी हो तो ये इश्यूज कई बार आ जाते हैं, ठीक है। अब इस चीज में
इस चीज़ की देखो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होता है। सोल्यूशन के तौर पर सोल्यूशन इसके आप भी निकाल सकते हैं। स्टडी आईक्यू इसमें क्या कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी आईक्यू क्या सोल्यूशन आपको दे रहा है कि बेसिकली हमने स्टार्ट किया है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है P2I, दैट इज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ठीक है, ये बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके पूरे यूपीएससी एग्जाम जर्नी का। ठीक है, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन टू यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बार इसमें आपने एनरोल कर दिया तो इसमें आपको मिलेगा आपका फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में एनसीईआरटी से शुरू होते हुए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कवर की जाएंगी, उनकी नॉलेज कवर होती है। ठीक है, हमारी 15 से ज़्यादा बुकलेट्स आपको घर पे पहुंचाई जाएंगी, राइट। और उन बुकलेट्स की मदद से भी आप अपनी तैयारी में और ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम इस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, जहाँ पे रोज़ के रोज़ हम करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट शुरू हो गए, आप वो क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दो, तो इनिशियली अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा, धीरे धीरे वो समझ लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो क्लासेस क्योंकि रिकॉर्डेड है, हमेशा पढ़ी हुई है, रिवाइज कर सकते हो, करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी ग्रिप बन जाएगी। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स में आप शुरुआत करोगे एनसीईआरटी से, उसके बाद जाओगे आप बेसिक बुक पे। बेसिक बुक्स के बाद आप इन दोनों की नॉलेज को करंट के साथ कैसे इंटरलिंक करना है ये जान लोगे, और ये तीनों चीजें आपका एक ऐसा पिरामिड बनाएंगी जो बहुत स्टेबल होगा। इट विल बी वेरी स्टेबल पिरामिड। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी ही आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में आगे बढ़ाएगी। इसी के बाद इसी कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है, तो ये चीज हम मार्च से लेके जैन तक करेंगे। जैन ऑनवर्ड्स आपका पूरा फोकस प्री पे करवाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो क्रैश कोर्स की दिक्कत आती है, तो आपने एक बार इसमें एनरोल कर दिया, क्रैश कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, क्रैश कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड समझो अपने आप को। ठीक है, क्रैश कोर्स प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में आप ऑलरेडी एनरोल्ड रहेंगे, विच इज नोन एज SIP प्लस। ठीक है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस इनिशिएटिव, उसमें आप एनरोल्ड रहेंगे। ठीक है, वहां पे जो आपको बुकलेट्स प्रीलिम स्पेसिफिक मिलनी है वो आपको मिलेंगी, जो क्लासेस हैं वो मिलेंगी। टेस्ट सीरीज में आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी एनरोल्ड हैं। और जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन से आप स्टडी करोगे, और हाँ यहाँ पे सारी लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, दीज विल बी लाइव क्लासेस। और फाउंडेशन कोर्स में क्या है कि हम मेंटरशिप भी देते हैं, कि क्योंकि हमें पता है कि ऑनलाइन में वो कई बार मोटिवेशन फैक्टर एक बन जाता है, तो आप मेंटोर को फोन करके अपनी कोई भी समस्या डिस्कस कर सकते हैं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, क्या करें, टाइम टेबल नहीं बन रहा, ही विल हेल्प यू टू एडजस्ट द टाइम टेबल। ठीक है, कोई बुक स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी भी सलाह दी जाएगी। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें, वो भी बताया जाएगा। तो ये अप्रोच फॉलो करके आप, मेंटरशिप बेसिकली हमारी इस प्रॉब्लम का समाधान है, और ये भी हमारे इस कोर्स का पार्ट है। ठीक है, पर्सनलाइज स्टडी टाइम टेबल भी आपको दिया जाएगा कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें आपने तैयारी थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो वो हेल्प की जाएगी उसकी। और ये 2 साल के लिए क्योंकि ये चीजें वैलिड हैं, तो फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स आप 2 साल तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यू विल बी एबल टू एक्सेस द लेक्चर्स फॉर 2 years। ठीक है, तो अगर कोई मिस हो गया, दोबारा देखना है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। लेक्चर मिस हो गया तो अगले लेक्चर से पहले तक पिछले दिन का लेक्चर अब अवेलेबल करा दिया जाता है, तो वो भी अपलोड हो जाता है, उससे भी आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्री के वजह से आपका प्री के इस कोर्स की वजह से प्रीलिम्स क्रैक होगा। मेंस लिखोगे, जब मेंस आप लिखोगे उसमें आपको इन पर्सन गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि वी हैव एन एस्टैब्लिशमेंट इन दिल्ली NCR। ठीक है, दिल्ली NCR में एक हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी। ठीक है, दिल्ली NCR में एक हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी, वहां पे आपकी बोर्डिंग लॉजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी IQ प्रोवाइड करेगा अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं ये जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए। ठीक है, ये जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए है, ऑप्शनल के लिए अलग प्लान है। ये पूरा का पूरा जनरल स्टडीज के साथ डील कर रहा है। तो हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी जहां पे अच्छे रूम्स, ठीक है, उन रूम्स की क्लीनिंग, फूड, ठीक है, ये सारी चीजों की फैसिलिटी रहेगी। तो आप बिना किसी टेंशन के, ठीक है, अपना रेंट बचा सकते हैं, खाने पीने का खर्चा भी ऐसे बच सकता है, और बहुत सी टेंशन से बचे रहेंगे। और क्योंकि हमने ये फैसिलिटी सिर्फ उन बच्चों को दे रहे हैं जिनका प्री क्रैक हुआ है, तो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, वो जो पियर्स थोड़े से, वो कहते हैं ना, गंदी मछली तालाब खराब कर देती है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सभी सीरियस बच्चों की जगह है।
ठीक है, सभी सीरियस बच्चे यहाँ पे मौजूद रहेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव है कि हमने प्री क्रैक कर लिया, अब हमने मेंस क्रैक करना है और आपके साथ वो मेंस लिखने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा कि आप अपने कंपटीशन को देख सकोगे। वो जो नींद आती है, दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, नींद नहीं आएगी, ठीक है। आंसर्स आप सबने टेस्ट दिया एक साथ, डिस्कस आपस में करके आपने लर्निंग की, ठीक है। क्लासेस में आए, डाउट्स पूछे, डाउट्स भी आप पूछोगे लेवल के, ठीक है। टीचर को भी मजा आएगा, आप भी सीखोगे, ठीक है। और क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसमें ऑफलाइन गाइडेंस भी मिल जाती है, तो हाथ के हाथ आपको फीडबैक मिल सकता है, हाथ के हाथ फीडबैक मिल सकता है, आपके आंसर्स पे इवैल्यूएशन हो सकती है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये नहीं कि आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये फायदा यहाँ पे होता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी का प्री नहीं क्रैक होता तो ऐसा बस उनको रेजिडेंशियल प्रोग्राम में मिलेगा, बाकी चीजें उनको मिलेंगी ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। इवैल्यूएशन हो जाएगी ऑनलाइन मीडियम से, और भी चीजें ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उनकी हो जाएंगी, ठीक है। इसमें एक मेंस का क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। इस मेंस क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, हम लगभग 200 के आसपास थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। इन थीम्स बेसिकली क्या है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पैटर्न है उसको एनालाइज करके ये थीम्स ट्राई की जाएंगी, जिससे कि हम इसको प्रिपेयर करेंगे। जैसा मैंने पैटर्न बताया कि A4 शीट पे उसकी सारी एंगल्स को कवर कर लिया जाए, इस पर से कैसा भी सवाल आ जाए आप सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी सवाल मैं आपको डाल दूं, आपको इंट्रोडक्शन पता होगा कि ये लिखना है, बॉडी में मेरे को 4 पॉइंट्स ये उठाने हैं, डाटा आपने 10 डाटा याद करके रखा है, वो 10 डाटा कई तरह के क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। वो डाटा डालोगे, कंक्लूजन दोगे, आंसर बन गया। और मल्टीपल प्रैक्टिस से और इन थीम्स की नॉलेज से और इन थीम्स के अलग डायमेंशंस को कवर करके ये चीज करनी पॉसिबल है, ठीक है। तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ये सारे काफी फायदे हैं। और इंटरव्यू तक जब पहुंचोगे तो वहां की भी कहानी है, ठीक है, वो आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो ये सारा प्रोग्राम जो है, ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इनिशिएटिव, लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। अदरवाइज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है, but you can avail the maximum discount on this course by using this code which is CS Live, ठीक है। CS Live कोड यूज करके आप इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट, अपने पैसे बचा सकते हैं। इसकी क्लासेस देखो 25 मार्च से शुरू हुई थी, अभी बहुत ज्यादा हमने कवर नहीं किया क्योंकि ये शुरुआत है, फाउंडेशन अभी बिल्ड हो रही है। तो पहली कुछ क्लासेस ओरिएंटेशन क्लासेस थी, ठीक है, उसमें सिर्फ अप्रोच कैसे करना है, बेसिकली आज जो मैंने बातें बताई हैं वही बातें डिस्कस हुई थी वहां पर भी, ठीक है। तो वो ओरिएंटेशन क्लासेस थी, अभी एक्चुअल पढ़ाई तो अभी आगे स्टार्ट होनी है। और जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनका मटेरियल आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, क्लास के पीडीएफ वो भी मिल जाएंगे, जो हैंडमेड नोट्स भी हम फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जितने प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। ये क्लासेस शाम 6 बजे होंगी, ठीक है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स के लिए आइडियल बैच है, इसका पूरा फायदा ले सकते हैं वो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये इसके फीचर्स हैं कि मार्च से जनवरी, जैसा मैंने बताया, इंटीग्रेटेड तैयारी होगी, बेसिक बुक्स, स्टडी आईक्यू की बुकलेट्स डिलीवर होंगी, ठीक है। जनवरी के बाद प्रीलिम्स के ऊपर क्रैश कोर्स करेंगे, प्री स्पेसिफिक तैयारी करेंगे, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेगी। प्रीलिम्स के बाद मेंस की टेस्ट सीरीज विद 12 फुल लेंथ टेस्ट्स, ये सभी को मिलेगा, ठीक है। सक्सेस इन मेंस इनिशिएटिव, जिसमें क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम है, इसमें हम 100 से ज्यादा, लगभग 200 से ज्यादा थीम्स हम आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर जो प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ये आपके मेंस तक होगा। ये भी सबको मिलेगा। जिनका प्री क्रैक हो जाता है उनको मिलेगा रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम में यहां आके करेंगे, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में आके करेंगे, राइट। तो इसमें जिनका प्री क्रैक हो जाता है तो ये जो फैसिलिटी है, यहाँ रहने का, खाने पीछे का, बोर्डिंग लॉजिंग खर्चा जो है, ये बेसिकली इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कोई दिन वेस्ट नहीं होगा, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि मेंस क्रैक करने के भी चांसेस होंगे। इंटरव्यू में मंथन सेशन होगा, जिसमें कि बेसिकली समझाया जाएगा कि आपको बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, दरवाजा खोलने के स्टाइल से आधी इंटरव्यू वहीं डिसाइड हो जाती है। तो किस तरीके से यू हैव टू एंटर द रूम, किस तरीके से यू हैव टू बी सीटेड ऑन योर चेयर, किस तरीके से आपने एड्रेस करना है इंटरव्यू बोर्ड को, वो डिस्कशंस होती हैं यहाँ पे। डैफ में अगर कोई वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, उसके सेशंस होंगे। और ये सारी चीजें फिर अप्लाई करेंगे हम मॉक इंटरव्यूज में, जहां पे हमारा पैनल होगा, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे, एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये भी फीचर्स हैं हमारे कि जो लाइव क्लासेस है हमारी, वो 1000 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं। मेंटोरशिप है कि हर बच्चे को एक एक मेंटोर दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ वो इंटरैक्ट कर सकता है, अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकता है, तैयारी में कोई प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है। रिवीजन टेस्ट हर हफ्ते होंगे, ताकि ये ना हो कि आप आगे दौड़ते जा रहे हैं, पीछे का छूटता जा रहा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली होगी, ठीक है, ताकि आप लिखने की हैबिट डाल लें,
राइट। ज्ञानवाणी सेशंस होंगे जिसमें बेसिकली ये पीयर इंटरेक्शन होती है कि ज्ञानवाणी सेशंस में ना वो जो मोटिवेशन फैक्टर है ना वो हम देते हैं कि तैयारी में ये दिक्कत आ रही है तो वो मोटिवेशन वाली चीज से आप वंचित नहीं रहेंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। रिवीजन पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे क्विक रिवीजन करने के लिए, क्लास की पीडीएफ से जो पढ़ाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, हैंडमेड नोट्स हमारी टीम आपको बना के देगी, ठीक है। क्लास के लेक्चर्स को हैंडमेड नोट्स की फॉर्म में हम भी आपको प्रोवाइड करके देंगे, तो हैंडमेड नोट्स बनाने की इतनी टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ फैकल्टी को ध्यान से सुनना है और अपना काम करना है, ठीक है। एंड डेली करंट अफेयर प्रोग्राम भी इसका पार्ट है, ठीक है। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस कोर्स एंड टू सेव सम मनी यूज द कोड CS Live। तो मिलते हैं अब आपसे अपने किसी और सेशन में, और क्लासेस में बहुत जल्द आपसे हम मिलने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट विशेस, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।